he was nice enough to show me the Dhoni stance and how he held the bat and how he got into it, and that was a very nice gesture on his part and a very happy memory of his that I have. आप भी काय पोचे में थे and a very short role. Is that true? I don't remember you from the film, of course, but 7 सेकंड का रोल था आपका काय पोचे में. छिछोरे obviously was the big commercial success. जब लोगों ने डायरेक्ट को देखा, जब पंकज त्रिपाठी जैसे को एक्टर आपको मिल जाते हैं टेबल के उस पार, तो वो खेल आपका उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना जो बारीकी का खेल होता है वो टेबल टेनिस के मैच की तरह होता है. जितना बढ़िया आपका ओपोनेंट खेलेगा उतना आप ही खेलेंगे. हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मयंक शेखर, आप हैं एबीपी अनकट में और मेरे साथ हैं एक्टर ताहिर राज भसीन. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए ताहिर. थैंक यू मयंक, नमस्कार. सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर आप इस स्क्रीन पर ना हो और किसी और स्क्रीन पर जाएं, अगर आप नेटफ्लिक्स की स्क्रीन पर जाएं तो आप ताहिर को देख सकते हैं एज अ लीड एक्टर वो फुल लेंथ वेब सीरीज ये काली काली आंखें. अगर आप वहां से निकलें और आप वूट सेलेक्ट में चले जाएं तो आप ताहिर को देख सकते हैं एज अ लीड एक्टर इन फुल लेंथ वेब सीरीज रंजिशे सही, जो कि महेश भट्ट ने क्रिएट किया है, फिल्म इंडस्ट्री पर आधारित है वो पर्टिकुलर सीरीज. अगर आप थिएटर पर जाएं तो आप ताहिर को देख सकते हैं एज सुनील गावस्कर इन 83. अगर आप फरवरी में वेट करें थोड़ा सा, फरवरी फर्स्ट वीक में, तो आप ताहिर को लीड एक्टर देख सकते हैं इन लूप लपेटा विद तापसी पन्नू. व्हाट इज गोइंग ऑन ताहिर, ये हो क्या रहा है? मतलब इसे अंग्रेजी में ड्रीम रन कहते हैं. मतलब एक ऑलमोस्ट मेरे तरह एक त्योहार की तरह हो गया 2022 की शुरुआत, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ इस मौके के लिए. कि बहुतों को लगता है कि ये मतलब एक ओवरनाइट सक्सेस, एक ओवरनाइट सेंसेशन है, पर जो लोग मेरे करीब रहे हैं, आप भी जानते हैं कि काफी सालों से जो है इस काम में हम लगे हुए हैं. और पिछले 2 सालों से काफी शूट हुई थी, पर पैंडेमिक के वजह से, जैसे कि सारी दुनिया को काफी असर हुआ था इससे, जो प्रोडक्शन थी, पोस्ट प्रोडक्शन का जो काम होता है फिल्मों में और सीरीज में, वो एक हद तक जो है उसमें रुकावट आई थी. और ये बस इत्तेफाक की बात है कि काफी कुछ प्रोजेक्ट्स जो मैं पिछले 1 या 2 साल से शूट कर रहा था वो एक ही टाइम पर जो है रिलीज हो रही हैं. पर मैं इन्हें सच कहूं तो प्रॉब्लम नहीं मानता, हैप्पी प्रॉब्लम कह लीजिए. बिल्कुल बिल्कुल, आप जन्म पत्री दिखा दीजिए, ये आपके सारे जो तारे हैं सारे मैच कर रहे हैं इस वक्त. तारे मतलब उसी एक वीकेंड पर आकर सब मैच राइट. बट क्या आपने शूट किया साइमल्टेनियसली? बिकॉज एक तो फिल्म होती है जिसके जो डिमांड्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम एक एक्टर के लिए वो लिमिटेड होता है, बट जब फुल लेंथ सीरीज अगर आप शूट कर रहे होते हैं, जो कि स्पेशली सीरीज जो कि एक दूसरे से काफी अलग है, क्या आपने साइमल्टेनियसली शूट किया इन दोनों को या फिल्मों को साथ में वेब सीरीज के साथ? मयंक, मैं बता रहा हूँ, मैं 3 दिन से प्रमोशंस कर रहा हूँ. दिन के हमारे 30 इंटरव्यूज होते हैं, तो कब तक कम से कम 90 इंटरव्यूज दिए मैंने. या पहले जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने मुझसे ये सवाल पूछा है, सो थैंक यू. क्योंकि सिर्फ कोई इंसान जो जानता है कि फिल्म इंडस्ट्री की इनर वर्किंग कैसे होती है वो पूछेंगे ये सवाल. और जी हाँ, मैं सीरीज ये काली काली आंखें और लूप लपेटा एक साथ शूट कर रहा था. तो ये डेट्स के वजह से हुआ था, क्योंकि लोगों को याद होगा कि फर्स्ट लॉकडाउन भी हुआ था 2020 में, जिसके वजह से सारे एक्टर्स और प्रोडक्शंस की डेट्स जो हैं हिल गई थी. तो 10 दिन की मेरी ये काली काली आंखें का शूट होता था, और फिर 1 हफ्ते का लूप लपेटा का शूट होता था. और काफी, अगर जब लूप लपेटा का ट्रेलर आएगा तो दर्शक देखेंगे कि बहुत अलग अलग जॉनर्स हैं. तो एक तरह से ये आसानी भी हो गई थी एज एन एक्टर की दोनों दुनियाओं में, दोनों किरदारों में कोई सिमिलैरिटी नहीं थी. तो मतलब आसानी से एक किरदार से दूसरे किरदार में आप जंप कर सकते थे. पर एट द सेम टाइम मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली थोड़ा तो कंफ्यूजन एज अ पर्सन रहा था, क्योंकि मैं जिंदगी में ये पहली बार कर रहा हूँ. तो मुझे याद है मैंने पंकज त्रिपाठी जी से पूछा था, जिनके साथ मैंने 83 में काम किया था, कि सर मतलब आप तो करते रहते हैं तो कैसे करते हैं. और दूसरा मैंने पूछा था सौरभ शुक्ला से, क्योंकि वो ये काली काली आंखें में हमारे साथ हैं, एंड ये काफी सीजन्ड एक्टर्स हैं दोनों, रंगमंच पर इन्होंने काफी काम किया है. तो इन्होंने कुछ छोटे छोटे ऐसे नुस्खे दिए थे जिसके मदद से एक किरदार को पकड़ना, दूसरे को छोड़ना, और लूप लपेटा और ये काली काली आंखें एक साथ. तो क्या नुस्खे थे, अगर आप ब्रीफली बता सकें, जो पंकज त्रिपाठी ने आपको बताया या सौरभ शुक्ला ने आपको बताया? जी, अक्सर मतलब इससे पहले जब मैं फिल्म शूट करता था तो एक वो मेरे लिए लिव ब्रीथ ईट द कैरेक्टर, ऑन सेट भी ऑफ सेट भी. मैं घर भी जाता था तो कोशिश करता था कि मर्दानी का वॉल्ट किस तरह के पिक्चरें देखेगा,
छिछोरे का डेरेक किस तरह का स्पोर्ट्स देखना पसंद करेगा टीवी पे। तो कोशिश हमेशा ये रहती थी कि घर पर भी वो ही बर्ताव रहे, खाना पीना उठना बैठना भी उसी प्रकार का रहे। पर जब आप मल्टीपल शूट कर रहे हो तो जरूरी है कि आप 110% सेट पर प्रेजेंट रहें, और जब सेट छोड़ें तो फिर आप ताहिर की जिंदगी, क्योंकि एक न्यूट्रल मीटर होना जरूरी है, और फिर आप दूसरे कैरेक्टर का वो पकड़े। दूसरी चीजें जो मैं अपने आप करता था, ये किसी ने एडवाइस नहीं किया था, पर म्यूजिक एक बहुत महत्वपूर्ण है मेरी जिंदगी में, और मेरे हिसाब से हर कैरेक्टर का एक अपना एक प्लेलिस्ट होता है। क्योंकि विक्रांत जो कि ओनकारा जो मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है वहां पर रहता है, तो वो किस तरह के गाने सुन रहा होगा एज अपोज टू सत्या लूप लपेटा जो गोवा का लड़का है, झोलर है थोड़ा सा, वो किस तरह का बॉब मार्ले के गाने सुनेगा या डोर्स के गाने सुनेगा। तो जब मैं चाहे गाड़ी में हूं या वैनिटी वैन में हूं, उस कैरेक्टर के गाने, उस कैरेक्टर का एक अलग एक कलोन या आफ्टर शेव, ताकि मतलब एक्टिंग को मैं एक सेंसरी क्राफ्ट मानता हूँ। ऑडियो में आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या किस चीज की खुशबू या बदबू आपको आ रही है, तो इन चीजों को थोड़ा सा एडजस्ट और ट्वीक करके लगता था कि हाँ अब मैं दो अलग अलग दुनिया जी रहा हूँ, और जब टाइम ऑफ मिले तो मैं ताहिर हूँ। राइट पर ऑल्सो एक लहजा जो बोलने का बोलचाल जो है, स्पेशली अगर हम ये काली काली आंखें की बात करें, मिडिल इंडिया जिसे कहते हैं हम, एक आई वाज क्वाइट इंट्रीग्ड। मैंने देखा कि उसमें जो डायलॉग राइटर हैं वो वरुण बडोला है, हु इज एन एक्टर हिमसेल्फ। क्या उनको, बिकॉज इज एन एक्टर हिमसेल्फ, क्या डिड यू टेक नोट्स फ्रॉम हिम? क्या वो सेट पर आते थे? क्या उन्होंने बताया किस तरह कहना है? बिकॉज आप उस दुनिया से नहीं हैं, आप उस दुनिया के अंदर घुस रहे हैं एज समवन हु बिलोंग्स टू दैट वर्ल्ड। स्पेशली आप जो जिस तरह बोलते हैं, जो बोलने का जो तरीका है, डिड ही हेल्प यू आउट इन सम फॉर्म? जी बिल्कुल सही कहा आपने। इससे पहले जो भी किरदार मैंने प्ले करे हैं वो हमेशा अर्बन इंडिया, एक मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड से रहे हैं। तो विक्रांत मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये जो हमारा सीरीज है वो एक फिक्शनल टाउन ओनकार में सेट है, थोड़ा यूपी में, थोड़ा मध्य प्रदेश में सेट करके बनाया गया है। पर वरुण बडोला एक बहुत ही बड़ा एसेट है हमारे लिए। खुद एक्टिंग की दुनिया से आते हैं और बहुत खूबसूरत लिखते हैं वो। डायलॉग बाजी नहीं करते, एक जो लहजा, आई थिंक सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। मेरे दो चीजों ने मुझे बहुत हेल्प किया था। एक तो कि मेरे पिताजी वायुसेना में हुआ करते थे, और मेरी जो परवरिश हुई है, हालांकि मैं हूँ दिल्ली का, जब डिफेंस में रहती है आपकी फैमिली तो हर 2 साल आपका ट्रांसफर होते रहता है। तो मैं इलाहाबाद में, जिसको अब प्रयागराज कहते हैं, वहां पर 2 या 3 साल रहा हूँ, और ग्वालियर मध्य प्रदेश में वहां भी। तो जो बहुत ही फॉर्मेटिव इयर्स एज ए पर्सन, एज एन एक्टर जो आपके रहते हैं क्लास 6 से क्लास 10 तक, ये मैंने काफी छोटे शहरों में बिताई है, जो मैं उन दिनों में समझ में नहीं आता था। जब आप शिफ्ट करते थे और आपके ऑल ऑफ अ सडन स्कूल फ्रेंड्स एक टाइम पर हैं और फिर अगले महीने नहीं है, बहुत बुरा लगता था। पर अब एज एन एक्टर लगता है कि चलो कुछ तो फायदा हुआ, कुछ मतलब ऐसे शहर देखने को मिले जहां अक्सर जब मैं बॉम्बे या दिल्ली के लड़कों से मिलता हूं तो वो जानते भी नहीं है कि असली इंडिया क्या है। दूसरी चीज जो वरुण ने मुझे बताई थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कि जब आप किसी दुनिया से नहीं है और आप उस रियलिटी को ज्यादा हार्ड पुश करने की कोशिश करते हैं, या तो एक एक्सेंट से या तो मैनरिज्म से, तो वो एक कैरिकेचर लगने लगता है। और देयर इज नथिंग मोर ऑफेंसिव टू समवन जो एक शहर से हो, कि आप उनकी नकल करने की कोशिश करें। तो उन्होंने बोला आप जितना नेचुरल रख सके उतना नेचुरल रखिए। आप यूपी, बिहार, झारखंड, कहीं की भी एक्सेंट उठाने की कोशिश मत करिए। और एक चीज जो एक्टर को बहुत हेल्प करती है कि शब्द जिस तरह बोलने चाहिए थे उसी तरह स्क्रिप्ट में लिखे गए। तो अगर हम बोलना था कि हम तुम्हें चाहते हैं, तो लिखा था हम तुम्हें चाहते हैं, ये नहीं लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं और अब आप इसको उस भाषा में। और हिंदी की जो न्यूआंसेस होती हैं वो भी बहुत समझ में आई, कि आप एक ही चीज को 3 अलग अलग तरीकों में वही मीनिंग के साथ आप कैसे कह सकते हैं, जो कि अंग्रेजी में या जो हिंग्लिश जो आजकल के मेट्रोज में बोली जाती है उसमें वो बारीकी की बात नहीं रहती। राइट, आई थिंक ये काली काली आंखें जो है वो एक गाना भी है बाजीगर में, जिसमें शाहरुख खान थे। बट एज अ सीरीज, एज अ थीम अगर हम देखें तो ये शायद ज़्यादा डर या अंजाम, जो कि शाहरुख खान की फिल्में थी, उससे ज़्यादा क्लोज है, प्योरली बिकॉज ऑब्सेसिव लव की कहानी है। एंड ओनली थिंग इज कि जो ऑब्सेसिव लवर है वो फीमेल है। ये डिस्क्रिप्शन सही होगा? जी बिल्कुल। और मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज थी, दो वजह थी इसकी। अब तक कि मैंने जो भी किरदार निभाए हैं, हमेशा एक अल्फा मेल लीडर काइंड ऑफ कैरेक्टर्स रहे हैं। चाहे आप मर्दानी के वॉल्ट को देखिए, छिछोरे के डेरेक या सुनील गावस्कर,
एक लीडरशिप करिश्मा है उनमें कि उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं पड़ती, वो जब एंट्री मारते हैं फ्रेम में आप जानते हैं कि ये कौन है। विक्रांत एक पहला ऐसा कैरेक्टर है जो एक छोटे शहर का ऑर्डिनरी लड़का है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस में, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस है जो लड़की उसको चाहती है ऑब्सेसिवली। इंटरेस्टिंग ये इसलिए थी क्योंकि लव ट्रायंगल एक नई थीम नहीं है, हम अपने फिल्मों में बहुत बार ये देखते हैं, पर मोर ऑफन देन नॉट वो जो थीम है ये एक्सप्लोर किया जाता है एक मेल गेज से, कि एक आदमी एक औरत से प्यार करता है और वो उसके लिए अपनी जान भी दे देगा। पर यहाँ पर उल्टा है, हमने जेंडर का रोल रिवर्सल किया है। एक बहुत ही एक फेमिनिस्ट टेक है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द मैन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। अगर आदमी को इतना तुम चाहते हो कि तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये काली काली आंखें टाइटल मेरे लिए खास इसीलिए था क्योंकि ऑब्वियसली मैं 90s में पला बड़ा हूँ, शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन हूँ, और ये जो शो है थेमैटिकली ये एक ट्रिब्यूट है टू 90s पल्प बॉलीवुड, क्योंकि इसमें जो ड्रामा है, रोमांस है, ये अनअपोलोजेटिकली मतलब हिंदुस्तान में हम मसाला कहते हैं, मसालेदार है। बट सेकंड, और जो ये विक्रांत का इंटरप्रिटेशन था, ये काली काली आंखें को अंग्रेजी में अगर कहें तो दोज डार्क आईज, इट इज द सेंस कि आपको कोई हमेशा देख रहा है, आपको एक पावर स्ट्रक्चर जो है अंडर सर्वेलेंस है आप, जो कि पूर्वा के पिता इस सीरीज में अखिराज एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिशियन है। तो इट इज व्हाट हैपेंस एक मामूली इंसान का क्या होता है अगर एक पावर स्ट्रक्चर उसे अंडर सर्वेलेंस रख रहा है। राइट। आपने ताहिर जिक्र किया सुनील गावस्कर का, एंड द फैक्ट कि अगर सुनील गावस्कर अगर 83 में आते हैं तो सबको पता है कि एग्जैक्टली वो क्या करने वाले हैं, क्या हुआ, कौन है ये, विच इज ऑब्वियसली नॉट द केस विद ये काली काली। बट यू नो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा ताहिर, एंड दिस इज टू डू विद द फिल्म 83। बहुत लोगों को पसंद आई है, बहुत लोग देख रहे हैं, अभी भी लोग देख रहे हैं, और जिन्होंने नहीं देखा उनको देखना चाहिए बिकॉज इट्स यूनानिमसली लव फिल्म। जिन्होंने देखा है, अभी ऑफ कोर्स कोरोना का काल है तो कौन थिएटर जाएगा वो दूसरी बात है। बट यू नो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई थॉट जब मैं देख रहा था वो फिल्म को, कि उस फिल्म में ड्रामा तो है ही, इन द सेंस कि ड्रामेटिक फिल्म है, वो जीतते हैं वर्ल्ड कप को, बट कॉन्फ्लिक्ट जो है उसमें थोड़ी कमी है, प्योरली बिकॉज हमें पता वो जीतते हैं और हम देखते हैं कि वो जीत जाते हैं। अगर एक कॉन्फ्लिक्ट ढूंढा जाए उस कहानी में ताहिर, तो वो विच इज अ वेल नोन कॉन्फ्लिक्ट, वो है बिटवीन सुनील गावस्कर एंड कपिल देव। राइट। इन दोनों में अनबन हुई थी, ये सब जानते हैं। जब आप फिल्म कर रहे थे इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट को, कभी ऐसा लगा कि यार इसको ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए बिकॉज सेंसिटिविटीज इन्वॉल्व हैं, ये लोग आज भी हैं, दे आर आल्सो वेरी बिग एट व्हाट दे डू, इस पे ज्यादा नहीं जाया जाए? आपका जो किरदार है थोड़ा मार खा गया, आपको लगता है थोड़ा सा? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता मार खा गया। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका कि एक पॉलिटिकल डायनामिक था लॉकर रूम में, पर ऑब्वियसली एज मेकर्स, एज आर्टिस्ट, एज पार्ट ऑफ द फिल्म आप ये नहीं चाहते कि कुछ चीज इतनी दिखाई जाए कि फिर टॉपिक ऑफ डिस्कशन वो ही बन जाए और पिक्चर का जो थीम है, जो एसेंस है, जो मैसेज है, वो कहीं खो जाए। खासियत ये फिल्म करने की ये थी कि हमारे देश में लोग दो चीजों को बेहद प्यार करते हैं, एक है क्रिकेट और दूसरी है फिल्म। और जब आप दोनों को मिलाकर कुछ करें तो हम ये मान के चल रहे थे कि काफी ऑडियंस है जिनको इसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज ऑलरेडी होगी, लोग जानते हैं सुनील गावस्कर कौन है, 1983 के करीब 10 या 15 साल पहले कितना इलस्ट्रियस करियर रहा था, वो कप्तान रह चुके थे इंडियन टीम के, और अब एक नया यंगर कप्तान आया था, और उन दोनों का डायनामिक आज के जनरेशन के लिए जो शायद ये ना जानते हो उनके लिए ऑलमोस्ट लाइक धोनी एंड कोहली वाला एज डिफरेंस और डायनामिक हो। जिस हद तक दिखाया गया था, जी हाँ, वी हैड टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट कि ये लिविंग लेजेंड्स हैं, आज भी हैं, और नॉट टू द एम ये नहीं था कि उस कंट्रोवर्सी को या उस पॉलिटिकल डायनामिक को लेकर हलचल हो। दिखाया गया था बहुत रिस्पेक्टफुली, सब टेक्स्ट में दिखाया गया था क्या बोला जाता है, कैसे लगता है। और मेरा सबसे खास सीन था पीआर मानसिंह के साथ जो पंकज त्रिपाठी ने निभाया है, क्योंकि एक वो बहुत बारीकी का खेल था वो सीन। आप दिखा नहीं सकते थे कि सुनील गावस्कर जैसे कैरेक्टर, बिकॉज इवन एज अ पर्सन वो एक वो क्या कहते हैं, एक विनियर ऑफ एक ऑरा ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लीडरशिप है उनमें, एंड उस प्रकार का किरदार कभी डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि वो क्या सोच रहे हैं। एंड जब पंकज त्रिपाठी जैसे को एक्टर आपको मिल जाते हैं टेबल के उस पार, तो वो खेल आपका उतना ही आसान हो जाता है, क्योंकि मेरे हिसाब से इतना जो बारीकी का खेल होता है वो टेबल टेनिस के मैच की तरह होता है। जितना बढ़िया आपका ओपोनेंट खेलेगा उतना आप ही खेलेंगे।
and it was fabulous. Like, it's one of my favorite performance scenes in the film. Right. You know, of course, Sunil Gavaskar की बात हो गई, which is a real story, and I want to come to you as a person, ताहिर, आपकी जो निजी कहानी जो है, जो रियल स्टोरी है, and you know what I found interesting was आप ऑस्ट्रेलिया गए हैं, मेलबर्न में रहे हैं, आपने दिल्ली में थिएटर में काम किया है विद बैरी जॉन, आपने मुंबई में भी थिएटर में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, काम किया विद नसीरुद्दीन शाह, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। ये सब जो बातें हैं, आई रिसेंटली मेट एन एक्टर, बहुत ही फाइन एक्टर है, अमित सियाल। उनकी भी कहानी मुझे एक बिल्कुल वैसी लगी। ऑस्ट्रेलिया गए, बैरी जॉन से के साथ काम किया, मुंबई आए, नसीरुद्दीन शाह के साथ काम किया, ऑफ कोर्स डूइंग अ लॉट ऑफ रियली गुड वर्क इन वेब सीरीज आल्सो। क्या एक दूसरे को जानते हैं? इज देयर सम कनेक्शन बिटवीन द टू, या मुझे ऐसा लगा कि यार काफी कॉमन है आप दोनों की कहानियां? नहीं, मैंने सुना हुआ है, उनका काम देखा भी है, पर सोशली या ऐसे हम एक दूसरे को जानते नहीं है। एंड ऑब्वियसली कुछ होगा इस रूट में जो काम कर रहा है। तो अगर एस्पायरिंग एक्टर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप कुछ सीखें इस जर्नी। आप पहले ऑस्ट्रेलिया जाइए, फिर वहां से दिल्ली आइए। जी, फिर दिल्ली जाइए, फिर नसीरुद्दीन शाह साहब से मिलिए। नहीं, ये मैं बिल्कुल मजाक कर रहा हूँ। बॉम्बे की खूबियत और खासियत ये है कि जो तरीका आपके लिए काम करता है वो शायद मेरे लिए ना करे, एंड वाइस वर्सा। जो मेरे लिए काम करता है वो अक्सर मतलब किसी और के लिए ना काम करे। हर इंसान को अपनी जर्नी बनानी पड़ती है यहाँ पे। बिल्कुल। एंड आई थिंक इन योर केस जो ब्रेक थ्रू रोल जो आपको मिला was with मर्दानी, एक यशराज फिल्म, you came in as this villain, of course आज के ज़माने में फिल्म फेयर अवार्ड्स जो जितने भी और भी अवार्ड्स होते हैं, स्क्रीन अवार्ड्स जो होते हैं, उसमें विलेन का कोई कैटेगरी नहीं होता है, they're seen as supporting actors, so you got awards for it. How did that happen, ताहिर? ये ब्रेक थ्रू कैसे मिला आपको? जी, मैं बम्बई में 3 साल के लिए था मर्दानी होने से पहले। और जब मैं आया था तो मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था, और रियली फ्रॉम द बॉटम शुरुआत करनी पड़ी कि ये पता करना कि ऑडिशंस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, किनसे मिलना होता है। 1 साल तो तौर तरीके समझने में निकल जाते हैं बॉम्बे के। उसके बाद फिर ऑडिशंस शुरू हुए, और काफी हद तक लोग अक्सर इसे स्ट्रगलिंग पीरियड कहते हैं। और अब जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं हमेशा इसे एस्पायरिंग पीरियड की तरह से देखता हूँ, क्योंकि स्ट्रगल में एक नेगेटिव कॉनोटेशन रहता है। वो एक सपने देखने का फेज था, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो साल हुए, क्योंकि उन सालों में जो सीख मिली, उस सीख से आज का जो काम है उसका महत्व मेरे लिए बहुत मानता है, मतलब बहुत मायने रखता है, क्योंकि मैंने वो साल गुजारे हैं। तो करीब 250 या 300 ऑडिशंस के रिजेक्शन के बाद जाके मर्दानी का एक ऑडिशन आया। और कई बार ऐसे मैंने यशराज फिल्म्स के ऑडिशंस दिए थे, जहां पर हमेशा एक एक्टर्स की फाइनल शॉर्टलिस्ट होती है कि टॉप 3, टॉप 2, टॉप 5। तो ऐसे मेरे साथ 2 या 3 बार हो चुका था। तो ऑब्वियसली वहां के जो प्रोड्यूसर्स थे, वहां के जो कास्टिंग डायरेक्टर्स थे, उनको मेरा नाम पता था। तो बुलाया गया मुझे मर्दानी के ऑडिशन के लिए। करीब 1000 लड़के थे शुरुआत में, और ऑलमोस्ट जैसे जिस प्रकार हम रियलिटी टीवी देखते हैं टेलीविजन पर, वो 1000 लड़के के 200 हुए, 200 के 50, 50 के 10, और फिर 10 के फाइनल 3। और वो फाइनल 3 का ऑडिशन अगेन जैसे कि रियलिटी शो हम देखते हैं, वहां पे प्रदीप सरकार बैठे थे, गोपी पुत्रन जो राइटर थे, और मर्दानी 2 के डायरेक्टर शानू शर्मा जो कास्टिंग डायरेक्टर थी, उन्होंने कैरेक्टर के ब्रीफ दिए। हमें लगा था कि जो सीन हम ऑडिशन करते आए हैं वही होगा, पर ऑन द डे हमें एक फ्रेश सीन दिया गया, मे बी ये देखने के लिए कि एक एक्टर की इम्प्रोवाइजेशन और डायरेक्शन लेने की एबिलिटी कितनी है। और ये ऑडिशन हुआ, और वो ऑडिशन देने के बाद फिर मैं भूल गया उस बात को, क्योंकि ये कई बार मेरे साथ हो चुका था, जैसे कि मैंने कहा। और ऑडिशन देकर उसको भूल जाने की अब एक मतलब एक क्या कहते हैं, सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म सोच लीजिए इसे, कि ज्यादा अटैच ना हुए रिजल्ट से, मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। और 10 दिन बाद जब कोई कॉल नहीं आया तो मुझे लगा किसी और को मिल गया होगा। और फिर एक दिन फोन बजा, और शानू शर्मा का फोन था, और उसने बोला, हाय, एम आई स्पीकिंग टू वॉल्ट। और वॉल्ट किरदार का नाम था। और मतलब खुशी के मारे मैं 10 सेकंड तो कुछ बोल नहीं पाया, फिर हंसा, फिर रोया, और सबसे पहले घर पे फोन किया कि ऐसी ऐसी फिल्म है। मैंने घर पे कुछ नहीं बोल रखा था, क्योंकि एक मेरा उसूल था कि मतलब वो भी ज्यादा अटैच हो जाते थे, फिर क्या हुआ, कैसा हुआ, कैसा गया। घर पे कुछ नहीं बोल रखा था, तो उनको बस डायरेक्ट फोन करके बोला कि ऐसी फिल्म हो गई है, आदित्य चोपड़ा प्रोड्यूस करेंगे एंड प्रदीप सरकार डायरेक्ट करेंगे। एंड यू आर राइट, एक ब्रेक थ्रू रोल था वो मेरे लिए। राइट, बट यू नो एक जमाना था ताहिर, जब अगर कोई स्क्रीन पर आ जाए एज अ विलन तो मान लिया जाता था कि अब ये जिंदगी भर विलेन ही प्ले करेगा।
प्रेम चोपड़ा के साथ ऐसा ही हुआ, वो एक्चुअली लीड एक्टर प्ले करना चाहते हैं, बट एक बार वो आ गए तो फिर इट वाज क्लियर कि अब इसके बाद तो बस इनको यही प्ले करना है. एंड देन आफ्टर दैट, आफ्टर मर्दानी आपने फोर्स 2 भी किया, यू आल्सो द नेगेटिव एज इट वर कैरेक्टर, कि थोड़ा सा एक डर था कि यार अब ये इस स्टीरियोटाइप ना हो जाऊं, टाइपकास्ट ना हो जाऊं, ये हमेशा नेगेटिव शेड्स ही ना मिले. वाज देयर अ फियर इन योर माइंड ताहिर एट दैट पॉइंट? किसी भी इंडस्ट्री में जब इफ समथिंग वर्क्स, अगर कुछ अच्छा काम कर रहा हो तो लोग चाहते हैं कि वो दोहराई जाए, क्योंकि उनको पता है कि ये तो शॉर्ट ये काम करेगा. मर्दानी के बाद मुझे कुछ 7 ऐसे स्क्रिप्ट्स मिले थे जहाँ पे कैरेक्टर्स सिमिलर थे, या तो गन्स, या तो प्रोस्टिट्यूशन, या तो ड्रग्स, या तो गैंग लीडर. शेड्स थे उसी के वेरिएशन. फोर्स 2 एक मुझे ऐसी स्क्रिप्ट दिखी थी जिसमें ऑल्दो वो अंटागनिस्ट था, उसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी थी उसमें कि वो अपने बाप के साथ हुए अन्याय का बदला ले रहा था. तो उसमें मुझे लगा कि यहाँ पर थोड़ा वो एंटी हीरो स्पेस है, कुछ तो अलग शेड मिलेगा खेलने को. उसके बाद एक कॉन्शियस डिसीजन था कि कुछ जो करना है, और ये बहुत अच्छी कहावत है एक्टर्स के, जो एक्टर्स कहते हैं कि बॉम्बे में इट्स नॉट द येसेस दैट मेक यू, इट्स द नोज. इट्स व्हाट यू रिफ्यूज वेरी ऑफन. आप किस काम को मना करते हैं वो उतना ही इंपॉर्टेंट है कि आप किस काम को स्वीकार करते हैं. तो कई स्क्रिप्ट ऐसी थी जिनको मना करना पड़ा, और फिर कहीं से सुनने में आया था कि नंदिता दास एक फिल्म बना रही है नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ, और ये फिल्म थी मंटो. छोटी सी फिल्म थी, और मुझे लगा कि नवाज के साथ अगर एक्टिंग करने का मौका मिलेगा, एंड दैट टू एज अ पॉजिटिव रोल, श्याम चड्डा जो कि 1950s के स्टार थे, तो मतलब एटलीस्ट मैं दिखा पाऊंगा कि मैं उस तरह की एक्टिंग कर सकता हूँ. एंड नंदिता वाज वेरी काइंड टू अलाउ मी ऑन बोर्ड. नरेशन दी उन्होंने, एंड वो फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल गई थी, जो कि मतलब इट इज दी फेस्टिवल टू गो टू. And I was very lucky, and then as a result of Manto came Chichore, and came 83, because directors and producers, it was a very popular film and people went and saw it. Uske wo काफी turnaround था. And then Chichore obviously was the big commercial success जब लोगों ने डेरेक को देखा, and डेरेक although एक कॉलेज का स्टड दिखाया गया था, पर वो इनसाइड ही बहुत वल्नरेबल था. जब उसके दोस्त हॉस्पिटल गए तो he had tears in his eyes. He was a very emotional person, and it opened me up to studios to play a sort of different kind of part. No, absolutely. There are 2 great things you mentioned, Tahir, और I would like the viewers also to remember this. एक आपने कहा कि struggle जो है, या struggler जो है, is a negative word. And in fact, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रोफेशन में ये struggler word यूज किया जाता है. किसी को हम struggling डॉक्टर नहीं कहते हैं, किसी को हम struggling इंजीनियर नहीं कहते हैं, struggling राइटर भी नहीं कहते हैं, बट struggling एक्टर पे ही नाम यूज हुआ था, which is unfair. Struggler नहीं होते, aspirants कहा जाता है. And the second thing that you mentioned, Tahir, is of course छिछोरे. In fact, मैं सोच रहा था इस इंटरव्यू में कि मैं आपको ताहू बुलाऊं, बिकॉज हम जब पिछली बार मिले थे, इनफैक्ट पहली बार जब मैं आपसे मिला था वॉज अराउंड छिछोरे 2019 में, आप वो फिल्म प्रमोट कर रहे थे. एंड मैंने पूछा था कि सबका निक नेम्स क्या है, और आपने बताया कि आपके जो छोटे भाई हैं, आप यू कुडंट कॉल यू ताहिर बिकॉज ही वाज टू यंग, तो आपको ताहू कहते थे. Of course, वहाँ पे सुशांत सिंह राजपूत भी थे, and he was sushi. जाते जाते, because that film became iconic, was a huge commercial success. आप उसका हिस्सा रहे हैं. आप इनफैक्ट सुशांत सिंह राजपूत के करियर का भी हिस्सा रहे, in the sense कि काय पोचे उनकी पहली फिल्म थी. आप भी काय पोचे में थे, and a very short role. Is that true? I don't remember you from the film, of course, but 7 सेकंड का रोल था आपका काय पोचे में. जी बिल्कुल. वो पूरी कहानी एक छोटे बच्चे की कहानी थी जो क्रिकेटर बनना चाहता है, एंड सुशांत का किरदार उसे क्रिकेट की ट्रेनिंग देता है. लास्ट में एक 7 सेकंड का शॉट है जब वो लड़का बड़ा हो जाता है, और एंड में क्रिकेट किट पहन के इंडिया की क्रिकेट किट पहन के ऑन द पिच आता है एज द ओपनर, और पहले बॉल पर ही चौका मारता है. और वो किरदार, मतलब वो बॉम्बे में मेरा दूसरा या तीसरा हफ्ता था जब मुझे फोन आया था कि एक कास्टिंग में ड्रॉप आउट हो गया है, हम एक नया रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं. ऑन द डे ऑफ द शूट सुबह दोपहर को 3 बजे फोन आया था, और मैंने पूछा कि क्या करना है. उन्होंने बोला इंडिया की किट पहननी है, पिच पर उतरना है और पहले बॉल पर बाउंड्री मारनी है. तो मुझे लगा मेटाफोरिकली ये एक बहुत ही अच्छा ओपनिंग होगा. और अब जब मैं उसे देखता हूँ, लाइक लाइफ कम्स अ फुल सर्कल, कि फ्रॉम दैट 7 सेकंड रोल टू प्लेइंग सुनील गावस्कर, एक काफी खास जर्नी रही. राइट. Is there any fond memory, Tahir, that you have of
सुशांत सिंह राजपूत, because आप उनके पहली फिल्म में भी थे, and of course his last film, which was a huge commercial success, छिछोरे में भी थे उनके साथ. Is there, you know, of course he's no more with us, but for viewers, अगर आप if you can remember any anecdote, कोई किस्सा, कोई कहानी जो सुशांत सिंह के साथ जुड़ी हो आपके साथ. He was and genuinely from my heart, he was an inspiration क्योंकि जिस तरह की उनकी journey रही थी, वो आए थे बॉम्बे as a background dancer, and he went to television, became a massive star in television, started off in film, became a big star over there. He had achieved more in one lifetime than most actors do in 3, and that was a big inspiration to me, and extremely intelligent and always looking at improving himself. उनको जब भी आप सेट पर देखते थे, he was always reading. आप एस्ट्रोनॉमी से लेकर क्वांटम ग्रेविटी तक या डांस कोरियोग्राफी तक कोई भी कॉन्वर्सेशन कर सकते थे उनके साथ, and that was the most endearing thing about him, that he knew he was a star but it didn't mean too much to him. Right. But is there any story you can remember with him जब आप शायद छिछोरे शूट कर रहे हो? I was already cast for 83 at that point, and I remember having a conversation with him because Dhoni was incredibly successful. And just in terms of how does an actor get into playing cricket like a very well-known cricketer, and he was nice enough to show me the Dhoni stance and how he held the bat and how he got into it, and that was a very nice gesture on his part and a very happy memory of his that I have. Of course, we all have great memories of Sushant Singh Rajput. Tahir Raj Bhasin, thank you so much. हमारे साथ जुड़ गए. It's already been a great start to 2022, but I wish you an even better year as the months go by. Thank you so much हमारे साथ जुड़ने के लिए. Thank you very much, man.